हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स की इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट द हाइट। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सॉलिड कोन की, ठीक है, हमें उसके बारे में बताना कहाँ पर रहता है। तो पहला पूछ रहा है 1/4 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 1/3 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस, 1/2 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस, 3/8 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1/4 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस। तो इसको आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे ये आपका ये जो फिगर है ये सॉलिड कोन को बता रहा है, और ये सॉलिड कोन का क्या है, ये एक्सिस होती है, राइट। तो एक्सिस से, और ये आपका सॉलिड कोन का बेस होता है, ये सॉलिड कोन का बेस होता है। तो ये इसकी जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो बेस से h/4 डिस्टेंस ऊपर होगी, और कहां पर लाई करेगा, उसके एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद क्या पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद आपसे पूछा गया है उसके बाद पूछा गया आपसे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल लाइज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस, intersection of the altitudes, intersection of the bisectors of angles, intersection of diagonals। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका कौन सा, कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस। मतलब जिस पॉइंट पे जो मीडियंस मिलती हैं ट्रायंगल की, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो इसको समझते हैं कैसे होता है ये। तो जो मीडियन क्या होता है, किसी जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है, जो शीर्ष होता है, उसके अपोजिट जो साइड होती है, उस साइड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या करता है, उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो उसी तरह ही हमको पता है कि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे, ए बी सी। तो ए से एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो बीसी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। उसी तरह ही सी से एक लाइन ड्रॉप करेंगे बीई जो एसी को विभाजित करेगी, और उसी तरह ही सी से एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो पॉइंट एफ में मिलेगा, जो एबी को बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो इन सबका जो जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या कहलाता है, जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ बेस बी एंड हाइट डी अबाउट एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है जिसका बेस b है और हाइट d है, और हमें x एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा। इसको देखते हैं कैसे होता है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमें क्या करना है कि जो आई एक्स ये बराबर होता है IG प्लस AH स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है, अगर हमें बेस यानी x एक्सिस के अबाउट हमें सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो वो होता क्या, IG प्लस AH के स्क्वायर बराबर है। IG क्या होता है, एक सेंटॉइड से एक लाइन पास होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया और h का स्क्वायर। h क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट
हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है, उसका और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी होती है ये, ठीक है। तो हमको पता है कि IG का जो मान होता है वो BD³/12 होता है। कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है कि सेंट्रॉइड के अबाउट कितना मास मोमेंट ऑफ मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होगा, तो उसका मान होता है BD³/12 होता है। प्लस में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया B इंटू डी हो जाएगा, और H क्या होगा, यहां से सेंट्रॉइड के यहां से लेके सेंट्रॉइड के बीच की दूरी, और हमको पता ये सेंट्रॉइड क्या होता है, इसके D/2 पे काम करेगा। तो डिस्टेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा, यहां से नाप रहे हैं तो ये डिस्टेंस D/2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, D/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा BD³/12 प्लस BD³/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा BD³/3। तो ऑप्शन नंबर 3 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर एरिया हुज डायमीटर इज d अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एरिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज गिवन बाय। तो आपसे पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है एक सर्कुलर एरिया का, और किसके अबाउट पूछा गया है, एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रही हो, तो ये आपकी जेड एक्सिस है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा πd⁴/32। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और आगे भी आपकी स्टडीज में काम आएगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आया कैसे, तो हमको पता है कि हमको क्या पता है, ये आपका फिगर है, और IXX और IYY दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, और इसका मान होता है π/64 D⁴ होता है, राइट। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है उसके हिसाब से IZ जो होता है वो IXX प्लस IYY के बराबर होता है, राइट। तो क्या करेंगे, IZ बराबर IXS और IYY दोनों का मान बराबर होता है, तो π/64 D⁴ हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो इसको काटेंगे हम लोग, तो आपका क्या आ जाएगा, π/32 D⁴। तो आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ बेस ए हाइट h अबाउट द बेस इज गिवन बाई, राइट। तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो जैसे ये मान लेते हैं हमारा ये हमारा ट्रायंगल है, राइट। उसका बेस का जो लेंथ है वो a है हमारी, राइट। बेस की लेंथ a है, उसकी जो हाइट है ट्रायंगल की ये आपकी h दे रखी गई है। तो आपको, और ये आपका g होता है इसका, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये एक्सिस मान लेते हैं ये x है, ये हमारी y है, राइट। तो हमें क्या पता, IG का जो मान होता है ये BH³/36 होता है, राइट। और B क्या होता है, B बेस होता है। तो यहाँ पे बेस हमारा A दिया गया, तो IG बराबर क्या हो जाएगा, AH³/36 हो जाएगा। लेकिन हमें IXS के चाहिए, ना कि IG के चाहिए। तो फिर से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, IXX जो होगा वो क्या हो जाएगा, IG प्लस AH² होगा, ठीक है। तो AH³/36 हो जाएगा, प्लस एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, और हमें डिस्टेंस दिखना है।
इस एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड के बीच में, और आपको पता है कि बेस से h/3 डिस्टेंस पे होती है इसका सेंट्रॉइड होता है h/3 पे होता है, राइट। तो कर देंगे फिर क्या लिखेंगे इसको, h² अपॉन 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें h/3 का स्क्वायर करना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, AH3/36 प्लस ये कितना हो जाएगा, AH3/18 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3AH3/36 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या जाएगा आपका, AH3/3 1 जा 3 3 2 जैसे AH3/12 होगा, राइट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AH3/12 हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻² अर्ग, 10⁻7 अर्ग, 10⁻5 अर्ग, या फिर 10⁻4 अर्ग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10⁻7 अर्ग हो जाएगा, राइट। ये आया कैसे, तो हमको पता है कि 1 जूल जो बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है, और 1 अर्ग क्या होता है, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है। तो न्यूटन का जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है, किसमें, एसआई में। अगर उसको हम लोग सीजीएस में जाएंगे तो न्यूटन के किस में हो जाएगा, डाइन में हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 10⁵ डाइन इंटू 100। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन्स, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर होगा। और आपको पता है कि डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, 1 अर्ग के बराबर होता है। तो इसको जोड़ देंगे हम लोग पावर को, तो क्या मिलेगा हमको, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो ऑप्शन नंबर 6 का आपका बी सही हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायनेमिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है, राइट, इसका कोफिशिएंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उस और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में कंपैरिजन बताना है। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन सेम होता है, मोर होता है, कि लेस होता है, कि हैज नो कोरिलेशन होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि डायनेमिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये आपका ग्राफ होता है, राइट। तो ये क्या होता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लिमिटिंग कंडीशन होती है। कहने का मतलब बॉडी यहाँ तक इस पॉइंट तक रेस्ट की अवस्था में रहती है, मतलब मोशन नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा फोर्स हम जैसे ही थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, बॉडी क्या होती है, मोशन में आती है। जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो वहां पे डायनेमिक फ्रिक्शन काम करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और हमेशा क्या होता है, जो डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ही क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूलम फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन बिटवीन। जो कूलम फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन, टू ड्राई बॉडीज, टू लुब्रिकेटेड सरफेसेस, सॉलिड एंड लिक्विड्स। जनरली क्या होता है, जो कूलम फ्रिक्शन था, दो बॉडी के बीच में अगर लुब्रिकेशन ना हो तो वहां पर एक्ट करता है, तो इसको ड्राई फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो लेकिन क्या होना चाहिए, बॉडी के फ्रिक्शन तभी आता है जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट। तो 8वें का ए सही हो जाएगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का जो मान होता है म्यू
स्टैटिक इंटू एन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट अ पॉइंट हैविंग एंगल थीटा। तो उसका मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। तो आपको ये बताना कौन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? देखिए जरा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ cos थीटा ये नहीं होगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस PQ sin थीटा ये भी नहीं होगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा ये सही हो जाएगा ऑप्शन, और ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि दो कोप्लेनर फोर्सेस P और Q हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के विकर्ण के द्वारा या फिर डायगोनल के द्वारा निकालते हैं। तो इसका जो मान होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये आर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आपसे, आपको IZZ निकालना है। ये क्या है? एक हॉलो सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसको आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा। ये दिखागा। तो ये आपकी जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है? आपको इसका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है। तो ये होगा क्या? जेड के अबाउट निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 32 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, और इसकी जो यूनिट होगी वो हम लोग मिलीमीटर की पावर 4 लिखते हैं। तो डी क्या है? कैपिटल डी क्या है? ये इसका आउटर डायमीटर है ये, और स्मॉल डी क्या है? इनर डायमीटर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।